ओके फाइन देन, लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में जब भी अपन मिले थे? तो आई थिंक जो 10th ओपन सेशन में अपन मिले थे, अपन बात कर रहे थे मेन मेथड के रिगार्डिंग, राइट? बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने फिगर आउट किए थे मेन मेथड के रिगार्डिंग, किस तरीके से आपको आंसर करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। एक एक पॉइंट को अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद आई थिंक 2-3 दिन का जो गैप आया वो आपके एग्जाम और इंटरव्यू के चलते गैप आपको मिला था, राइट? तो चलिए वापस आज अपन सेशन में मिल रहे हैं। फिलहाल के अपन मेन मेथड से आगे बढ़े। मेन मेथड में एक पॉइंट है जिसपे अपने को डिस्कशन करना बाकी था, और वो था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट? तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पे बात करने से पहले आई थिंक जो टीम के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आई वो क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था, थोड़ा अपन उसको देखते हैं कि किस तरीके से आपको अटेंड करने की रिक्वायरमेंट थी या क्या कुछ आपने मिस किया। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर था। अगर आप प्रॉपर सेशन के थ्रू गए हो तो बहुत इजीली आपने एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं हुआ आपसे या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो आप अभी देख सकते हो। चलिए क्या क्वेश्चन थे, बात करते हैं अपन। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसकी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट? कौन से ऑप्शन करेक्ट है? देखिए यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम कोड प्लैनेट है, और एक मेथड है सीएसडी, जो कि कैसी मेथड है? स्टैटिक। और एक मेथड है सीपीटी। आपको पता है अगर आगे कुछ नहीं लगेगा तो कौन सी मेथड है? इंस्टेंस। तो यहाँ पे सीपीटी इंस्टेंस मेथड और सीएसडी किस तरीके की मेथड है? स्टैटिक। तो अगर आपको ये पता चल रहा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्टैटिक को अगर अपने को एक्सेस करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके हैं अपने पास। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपन क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, और अपन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट? देयर आर 3 ऑप्शन। डायरेक्ट कर सकते हो, क्लास नेम के थ्रू कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर अपने को इंस्टेंस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल को अगर अपने को एक्सेस करना है तो अपने पास एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? रेफरेंस वेरिएबल। तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे दैट इज द सेम codeplanet.cpt इज ए वैलिड इन्वोकेशन ऑफ सीपीटी। अगर ये इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि codeplanet.cpt है, वो सीपीटी का वैलिड इन्वोकेशन है, गलत है एक्चुअली। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि सीपीटी किस तरीके की मेथड है? इंस्टेंस। और अगर ये इंस्टेंस मेथड है तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? रेफरेंस वेरिएबल। और ये कैसे एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है? क्लास के नाम पे, जो कि गलत है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं, codeplanet.csd इज ए वैलिड इन्वोकेशन ऑफ सीएसडी। देखो सीएसडी किस तरीके का मेथड है? स्टैटिक। और स्टैटिक को आप क्लास के नाम पे एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ठीक है, codeplanet.csd मतलब क्लास के नाम के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट? तीसरा अगर ऑप्शन देखिए अपन, codeplanet.cpt इज नॉट ए वैलिड इन्वोकेशन ऑफ सीपीटी। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सीपीटी को एक्सेस करना है तो आपको क्या चाहिए? इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास के नाम के थ्रू आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये इनवैलिड है इसके लिए, दैट इज फाइन। codeplanet.csd is not a valid invocation of CSD, गलत है, क्योंकि CSD अगेन स्टैटिक मेथड है, तो codeplanet.csd इसके लिए वैलिड है, तो फिर ये गलत है। तो ऑब्वियसली इसका सेकंड वन और थर्ड वन, ये दो ऑप्शन करेक्ट होते। जो भी पॉइंट है वो बहुत सिंपल सा है, तो बहुत कंसंट्रेट करना यहाँ पे, क्योंकि जितने भी चीजें अपन ने कवर की है लास्ट 10 डेज के सेशन में, वो सारा अपन इस क्वेश्चन पेपर से रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी तो इंस्टेंस और स्टैटिक में अपन ने 2 पॉइंट फिगर आउट किए थे कि इंस्टेंस को अगर एक्सेस करना तो क्या चाहिए आपको? रेफरेंस वेरिएबल। और स्टैटिक को करना तो क्या चाहिए? क्लास नेम। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था, तो बहुत इजीली आपने अटेंड कर लिया होगा, कोई इशू है नहीं। ये जो क्वेश्चन था वो पहले दिन का सेशन, जहां पे अपन ने क्या पढ़ा था? आइडेंटिफायर। तो उस आइडेंटिफायर के रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आइडेंटिफायर में जब अपन ने देखा था कि आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं? किसी भी नाम को, तो वहां पे अपन ने देखा था आइडेंटिफायर के कितने रूल होते हैं? 6। चलिए इस क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे। एक बार अगर अपन उन 6 रूल की तरफ जाए, तो पहला रूल कौन सा था? ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट? इसमें से ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं हो सकता। दूसरा जो रूल था वो क्या था? डिजिट के साथ आप क्या नहीं कर सकते? स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जावा में आइडेंटिफायर की कोई लेंथ लिमिट है, तो ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन जब भी आप नाम ले तो आपको किस तरीके का लेना है? रीडेबल, जिससे ऑब्वियसली दूसरे वाले को समझने में इजीनेस हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 4, जावा केस सेंसिटिव है इनसेंसिटिव? ऑब्वियसली केस सेंसिटिव। इसका मतलब अपर केस और लोअर केस यहाँ पे अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। पांचवा अगर हम बात करें तो जो रिजर्व वर्ड होते हैं उनको अपन क्या नहीं बना सकते? आइडेंटिफाई नहीं बना सकते। और नंबर 6 अगर हम बात करें तो जो भी प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस है उनको आप रिजर्व, उनको आप आइडेंटिफायर बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या डाउन होगी? रीडेबिलिटी। तो ये 6 रूल थे, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन था। तो चलिए इसको करने की ट्राई करते हैं। ये बोल रहा है विच आर वैलिड डिक्लेरेशन, इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन वैलिड है? तो चलिए पहला देखिए, वैलिड नहीं है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? डिजिट से, और डिजिट से स्टार्ट हो नहीं सकता, तो ये वैलिड नहीं है। दूसरा भी वैलिड नहीं है,
क्योंकि ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 डिजिट है। तीसरा ये वैलिड है, सॉरी ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें जो अलाउड कैरेक्टर्स है इसमें कहीं भी हैश सिंबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन सा सिंबल आ रहा है, हैश सिंबल, तो ये भी वैलिड नहीं है। चौथा ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल आ रहा है और परसेंटेज का सिंबल अलाउड नहीं है। पांचवा अगर आप देखोगे दैट इज एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर ए टू जेड वाले हैं, कोई दिक्कत है नहीं, डिजिट से स्टार्ट हो नहीं रहा, बाकी फर्दर रूल भी सारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज फाइन। यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज ऑल्सो वैलिड क्योंकि ये अंडरस्कोर जो आ रहा है वो आप यूज कर सकते हो और बाकी सब कुछ प्रॉपर है, लेंथ लिमिट कुछ है नहीं, कितना ही बड़ा लिख सकते हो आप, तो दैट इज ऑल्सो जस्टिफाइड। तो यहाँ पे ये नीचे वाले दोनों करेक्ट है, तो ये दोनों आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट है, बाकी ऊपर के चारों वैलिड नहीं है। एज पर द रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड से ही आपको ज्यादातर चीजें मिल जाती है यहाँ पे, राइट? ओके, हाँ बोलो क्या? हाँ हाँ, ASCII कोड नहीं, यूनिकोड पे वर्क करता है, आगे अपन पढ़ेंगे। देयर आर टू काइंड ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली, किसी का डाउट है मैं इसको आपको बता रहा हूँ, एक होता है ASCII और एक होता है यूनिकोड, राइट? देयर आर टू थिंग्स एक्चुअली। ASCII जो आपकी C और C++ है वो ASCII पे वर्क करती है, बाकी जावा और पाइथन आपके यूनिकोड पे वर्क करती है। यूनिकोड और ASCII में डिफरेंस क्या है वो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पुट अप किया था, और दो मैंने आपको फिगर आउट करने का बोला था वो कि जावा में अगर आप देखोगे कैर डेटा टाइप जो होता है वो कितने बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, 2 बाइट, और C और C++ में अगर आप कैर डेटा टाइप की बात करोगे तो 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। मैंने आपको बोला था इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन यही है एक्चुअली जो अभी यहाँ पे अपन ने नाम लिया। चलिए अपन फर्दर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ASCII और यूनिकोड दोनों सेपरेट होता है, दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चले ये वाला, तो इसमें आपको इंस्टेंस और स्टैटिक के बेसिस पे इसको ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए अपन करते हैं सो दैट आपको पता चले कि एक्चुअली किस तरीके से आपको जाना है। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप इस कोड को जैसे ही देखोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रहा था, सबसे पहले आपको नजर डालनी है क्या इसमें कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या? यस, कौन सा वेरिएबल है? y, जो कि स्टैटिक वेरिएबल है। तो सबसे पहले अपने को उसकी एक कॉपी बनाने की रिक्वायरमेंट है। चलिए अपन कॉपी बनाते हैं y की, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 20। ओके, उसके बाद आपको मेन से स्टार्ट करना है, राइट? अभी आपको ऑलरेडी पता लास्ट सेशन से कि मेन हमेशा सबसे पहले नहीं चलता है, लेकिन अभी तक जो आपका कोड है उसमें मेन ही चलेगा, क्योंकि मैंने इसको फेल करने के लिए लास्ट में आपको पता हो तो खाली एक आइडिया दिया था आपको, स्टैटिक ब्लॉक लिख के। क्या होता है स्टैटिक ब्लॉक वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, खाली स्टैटिक ब्लॉक लिख के मैंने आपको आइडिया दिया था, तो वो किससे पहले चला था? मेन से। लेकिन ऑब्वियसली अभी जो ये प्रोग्राम आपने लिखा उसमें ऐसी कोई चीज है नहीं, तो इसमें सबसे पहले कौन चलेगा? मेन। तो जब तक अपन अगला चैप्टर जो अपन डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और वहां पे जब तक अपन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो से डिस्कस करते तब तक आपके लिए जब भी प्रोग्राम आपको दिखे आपको कहां से स्टार्ट करना है? मेन से। बाकी जब स्टैटिक कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे तो वहां पे मेन से स्टार्ट नहीं होगा, चीजें और भी मैटर करेगी। पर चलिए अभी फिलहाल मेन से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे इस पे आएंगे कोड प्लैनेट C1 इक्वल टू न्यू कोड प्लैनेट, क्या बन रहा है? कोड प्लैनेट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट बने तो फिर आपके हाथ इस तरीके चलना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है उसको? C1। ऑब्जेक्ट बनते ही आपको देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है? कोड प्लैनेट। तो आपको कहां पे जाने की रिक्वायरमेंट है? कोड प्लैनेट क्लास में। आपको चेक करना है कि आपको इंस्टेंस वेरिएबल है क्या कोड प्लैनेट क्लास में? यस, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, कौन सा? x। तो ऑब्वियसली उसकी कॉपी बनने वाली है। वैल्यू स्टार्टिंग में आपने कितनी दे रखी है? 10। ये हो गया इस लाइन का काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आओगे, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है कोड प्लैनेट क्लास का, कौन पॉइंट कर रहा है उसको? C2 पॉइंट कर रहा है। एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है कोड प्लैनेट क्लास का, पॉइंट कर रहा है उसको C2, राइट? ऑब्जेक्ट बनते अगेन आपको देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना? कोड प्लैनेट। चलते कोड प्लैनेट के पास, देखते इसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस, x। तो अगेन अपने को कॉपी बनाने की रिक्वायरमेंट है x की, और वैल्यू कितनी यहाँ पे? 10। दैट इज जस्टिफाइड। नीचे आते हैं अब नीचे की लाइन में C1 डॉट x, राइट? C1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका x, उसमें वैल्यू कितनी डालनी है? 100। C1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके x में पहले से कितना पड़ा है? 10। अब वो 10 आपका हट जाएगा और 10 की जगह कितना हो जाएगा? 100। 10 की जगह हो जाएगा 100। देन C1 डॉट y, देखिए y कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल। और आपको पता है स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के 3 तरीके होते हैं। आप क्लास के नाम पे कर सकते हो, आप रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कैसे कर रहे हो? रेफरेंस वेरिएबल पे। दैट इज आल्सो जस्टिफाइड, कोई दिक्कत है नहीं। तो किसी का भी अगर आप y बोलोगे तो स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी है, हमेशा किसको रेफर करने वाला है? इसी को रेफर करने वाला है। इसकी वैल्यू कितनी करनी है? 300। तो इसकी वैल्यू 20 हट के कितनी हो जाएगी? 300। अब नीचे आते हैं C2 डॉट x। C2 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका x,
तो C2 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका x की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या प्रिंट होता है इस लाइन से 10। उसके बाद C2 डॉट y, देखिए y किस तरीके का वेरिएबल है स्टैटिक, कोई भी ऑब्जेक्ट मांगेगा तो कितनी कॉपी होती है, एक ही कॉपी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है शेयर करता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनती है सेपरेट कॉपी। जैसे देखो इसके लिए भी x की कॉपी बनी है, इसके लिए भी x की कॉपी बनी है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है एक, हर एक ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है शेयर। मतलब C1 बोलेगा कि मेरे को y चाहिए तब भी यहीं से उठाएगा, C2 बोलेगा कि मेरे को y चाहिए तब भी यहीं से उठाएगा, लेकिन अगर C1 बोलेगा मेरे को x चाहिएगा तो ये यहाँ से उठाएगा, C2 बोलेगा मेरे को x चाहिएगा तो ये यहाँ से उठाएगा, क्योंकि इसकी सेपरेट चीज है इनके पास। तो यहाँ पे C2 डॉट y, कोई भी y बोलेगा तो यहीं से उठाने वाला कितना आएगा 300। तो आंसर इसका कितना था 10 और 300, जो कि आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट थी 10 300 जहां भी आपको ऑप्शन में दिखता, दैट इज द आंसर। तो बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं, खाली वही कितनी कॉपी बनेगी और किस तरीके से ट्रेस करना। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने ट्रेस किए थे जब भी अपन ओपन सेशन में चल रहे थे, जहाँ पे अपन ने इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल की बात की थी, राइट। तो उस बेसिस पे बहुत इजीली मुझे लगता है आपने ये सही कर लिया होगा, कोई बड़ी बात थी नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये देखिए 10 और 300, तो ये क्लिक करने की रिक्वायरमेंट है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन है, इवन मैंने ये इनफैक्ट आपको जब अपन ने मेन मेथड पढ़ा था तब भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट। मैंने आपको बोला था कि एग्जैक्टली ओरेकल सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ओरेकल सर्टिफिकेशन लेवल का ही है, जिसमें क्या पूछा गया आपसे, ये बोल रहा है विच लाइन इंसर्टेड एट लाइन नंबर 3, मतलब कौन सी लाइन ये लाइन नंबर 3 पे डालने से जो प्रोग्राम है वो आपका क्या हो जाएगा कंपाइल हो जाएगा। देखो देयर इज ए डिफरेंस, आपको ऑलरेडी पता है जावा में दो फेज होते हैं, पहले आपको प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है कंपाइल, अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया कोई एरर नहीं हुई तो आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हो रन। देयर आर टू स्टेप। कोड अपने को ये नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन अपने को ये नहीं पूछ रहा है कि रन होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन खाली अपने से इतना पूछ रहा है कंपाइल होगा या नहीं होगा, मतलब जब कंपाइल करेंगे तो क्या कोई एरर आएगी या नहीं आएगी। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे क्या कंपाइल सक्सेसफुल होगा या नहीं, इतना सा आपसे पूछा गया, तो खाली आपको कंपाइलेशन के रिगार्डिंग ही दिमाग लगाना है, ये रन होगा या नहीं होगा उससे अपने को कोई मतलब है नहीं, क्वेश्चन ने रन का कहीं भी डिस्कशन किया है नहीं। तो फिर देखते अपन कि यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे वो कौन सी चीजें डाल सकते हैं जिससे ये कंपाइलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे तो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन किसके रिगार्डिंग है मेन के रिगार्डिंग। तो जो सबसे पहला पॉइंट जहां से अपन ने मेन मेथड को पढ़ना स्टार्ट किया था और वो ये था कि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होता है जेवीएम के लिए, किसके लिए स्पेशल नहीं होता कंपाइलर के लिए। तो कंपाइलर खाली इस मेथड को कैसा देखेगा नॉर्मल मेथड की तरह, नॉर्मल मतलब वही हर एक मेथड का क्या होना चाहिए रिटर्न टाइप, जो नाम आपने लिखा वो प्रॉपर क्या होना चाहिए आइडेंटिफायर के रूल सेटिस्फाई करने चाहिए एंड ऑल। इसके अलावा वेदर ये पब्लिक है नहीं है स्टैटिक है नहीं है इससे कंपाइलर को कोई लेना देना है नहीं, ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, कोई इश्यू नहीं है कंपाइलर को क्योंकि रिटर्न टाइप है इसके पास, नाम भी प्रॉपर है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकंड आप देखोगे देखिए रिटर्न टाइप है नाम भी है कोई इश्यू नहीं है कंपाइलर को। अगेन आप देखोगे रिटर्न टाइप है नाम भी है भले स्टैटिक है या नहीं है इससे कंपाइलर को लेना देना है नहीं। अगर ये रन करते तो जेवीएम जरूर एक्सेप्शन देगा क्योंकि जो अपन ने मेन मेथड की बात की कि कितने चेंजेस कर सकता है, टोटल कितने चेंजेस कर सकते हैं 5, लेकिन उस 5 में कहीं पर भी अपन ने ऐसा नहीं बोला कि किसको हटा सकते हो स्टैटिक को। और क्यों नहीं हटा सकते स्टैटिक को, क्योंकि अगर ये स्टैटिक होगा तो जेवीएम इसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट के क्या कर सकता है कॉल कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर ये चलाओगे तो एक्सेप्शन आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कंपाइल हो जाएगा या नहीं, तो कंपाइल तो 100% हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट पब्लिक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपाइलर के लिए नॉर्मल है, पब्लिक को नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी रिटर्न टाइप है मेथड का नाम प्रॉपर है कोई दिक्कत नहीं, दैट इज आल्सो फाइन। यहाँ पर भी मेथड का नाम है रिटर्न टाइप है कोई दिक्कत नहीं, दैट इज आल्सो फाइन। नाम में रिटर्न टाइप है दैट इज आल्सो फाइन। मतलब सारे के सारा ऑप्शन आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि कोई सी भी लाइन लिखो कंपाइलर कहीं पर भी क्या क्रिएट नहीं करेगा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है कि कंपाइलर के लिए मेन मेथड क्या नहीं होता स्पेशल मेथड नहीं होता। जैसे सपोज अगर मैं इस ऑप्शन से ये हटा दूं तो ये लाइन कंपाइल नहीं होने वाली, रीजन इज क्योंकि जावा में हर एक मेथड का क्या चाहिए रिटर्न टाइप, तो अगर रिटर्न टाइप नहीं होगा तो कंपाइलर क्या देगा एरर। इसलिए नहीं कि इस मेथड का मेन का रिटर्न टाइप नहीं इसलिए एरर देगा, इसलिए क्योंकि मेन भी एक मेथड है और हर एक मेथड का क्या होना चाहिए रिटर्न टाइप। तो जैसे कंपाइलर दूसरी मेथड को ट्रीट करता है वैसे ही किसको करेगा मेन को, बट जेवीएम थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, दूसरी मेथड को अलग तरीके से ट्रीट करेगा और मेन को अलग तरीके से। जैसे दूसरी मेथड कोई पब्लिक नहीं है तो जेवीएम एक्सेप्शन नहीं देगा, लेकिन अगर मेन पब्लिक नहीं है तो एक्सेप्शन देगा। तो जेवीएम के लिए दोनों
अलग है, बाकी कंपाइलर के लिए हर एक मेथड सेम है। तो ऑब्वियसली आपको सारे के सारे ऑप्शन क्लिक करने की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट अपन ने जब मेन पढ़ा था लास्ट में, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपसे शेयर किया था, वहां पे भी आंसर अपन ने दिया था इसी तरीके से कि कंपाइलर के लिए स्पेशल है नहीं मेन, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल के देखते हैं अपन। यहाँ पे अगेन थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट पे क्वेश्चन था जहां पे मल्टीपल रेस्पॉन्स करेक्ट हो सकते थे। चलिए रेस्पॉन्स अपन पढ़ने के ट्राई करते हैं। पहला जो रेस्पॉन्स है वो है क्लास हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो। जहां पे अपन ने सबसे पहले दिन क्लास ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल को समझा था, वहां पे अपन ने समझा था एक्चुअली क्लास का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी चीज जो आपके लॉजिक्स में एग्जिस्ट करती हो, जिसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना है नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास। इनफैक्ट अपन ने बहुत सारे एग्जांपल से समझने की ट्राई की। अपन ने बोला था कि ट्री नाम की कोई चीज होती है रियल वर्ल्ड में, नहीं होती। अपन ने देखा था स्टूडेंट नाम की कोई चीज होती है रियल वर्ल्ड में, नहीं होती। अपन ने देखा था कार नाम की कोई चीज होती है रियल वर्ल्ड में, नहीं होती। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्चुअली सारे के सारे आपका क्लास है, राइट। तो क्लास की कैसी एग्जिस्टेंस होती है, लॉजिकल। तो पहला तो गलत है ऑब्वियसली। ऑब्जेक्ट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब जिसको अपन फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जिसको अपन टच करके देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नीम ट्री, ऑब्वियसली आप जाके इसको टच करके देख सकते हो, दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। तो कैसी एग्जिस्टेंस है इसकी, फिजिकल, मतलब फिजिकली ये एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन रेफरेंस वेरिएबल, स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली। लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए था, रेफरेंस वेरिएबल इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट, तो ये करेक्ट होता। क्योंकि आपको पता है अपन ने एग्जांपल जब देखा था उसमें अपन ने ऐसा देखा था ना कि ये टीवी और ये आपका रिमोट, तो किसको अपन ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, टीवी को अपन ऑब्जेक्ट बोल रहे थे और रिमोट को अपन क्या बोल रहे थे, रेफरेंस वेरिएबल। क्यों, क्योंकि रिमोट किसको पॉइंट करता है, टीवी को। तो पहला पॉइंट अपन ने निकाला था, रेफरेंस वेरिएबल हमेशा किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा, रिमोट के थ्रू टीवी पे क्या कर सकते हो, ऑपरेशन। तो दूसरा पॉइंट अपन ने निकाला था, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हो, ऑपरेशन। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, एक्चुअली गलत है ये। अगर ऐसा लिखा होता रेफरेंस वेरिएबल इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट, तो ये करेक्ट होता। तो ये जस्ट ये अगेन इनकरेक्ट है ये। देयर इज वन टू वन रिलेशन बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, गलत है अगेन, क्योंकि इसका मतलब ये होता एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं, ठीक है। ये तो वैसे अपन ने वहां पे, मैंने आपको कंसेप्चुअली भी बहुत सारे एग्जांपल देके समझाया था कि ऐसा कि एक मॉडल नंबर के कितने टीवी हो सकती है, मल्टीपल। इसका मतलब एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे। इवन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आप जाते तो फिर आपको समझ में आता कि क्लास कितनी है, एक, कौन सी, कोड प्लैनेट। आपने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखे हैं, दो। एक क्लास के आपने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, दो। इसका मतलब एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल। तो इसका मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वन टू मैनी। और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वन टू वन, तो ऑब्वियसली ये गलत है। तो ये भी गलत था। देन नेक्स्ट बोल रहा है देयर इज वन टू मैनी रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल, एब्सोल्युटली करेक्ट अगेन, क्योंकि अपन ने बात की थी एक टीवी के कितने रिमोट हो सकते हैं, मल्टीपल। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वन टू मैनी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वन और लास्ट वन, बाकी के सारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो सारे जो कंसेप्चुअल पॉइंट अपन ने फिगर आउट किए थे उन्हीं के बेसिस पे आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट चलते अपन, चलिए अगेन थोड़ा स्टैटिक और इंस्टेंस में अपने को ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए वापस चलते अपन। देखिए एक बात मैंने आपको जब इंस्टेंस और स्टैटिक में एक्सप्लेन कर रहा था तब भी मैंने आपको बोला था, और वापस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल पे क्वेश्चन दिखे आपको, इमीडिएटली आप इसको ट्रेस करने के रिगार्डिंग मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे ये कितनी लाइन का क्वेश्चन है, 10-10 लाइन के आसपास होगा कुछ, राइट। लेकिन सपोज करो ये क्वेश्चन 50-60 लाइन का होता, अगर आप एक एक लाइन ट्रेस करने जाते तो क्या कंज्यूम होता, बहुत टाइम कंज्यूम होता। और 4-5-10 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर निकाल भी दिया तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकालने के चक्कर में 4-5 क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे टाइम सेविंग भी आपको करने की रिक्वायरमेंट है कि कितना क्विकली आप आंसर दे सकते हो, वो भी मैटर करता है। तो सबसे पहले जब भी इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल पे क्वेश्चन हो ना, एक बार नजर घुमा लो कि एक्सेस कैसे कर रहे हो, राइट। जहां भी एक्सेस हो रहा है वहां पे देख लो। जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन, ये एक्स को आप एक्सेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्लास के नाम पे। अगर एक्स स्टैटिक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक्स इंस्टेंस हुआ तो एरर है। तो एक्स जाके देखोगे तो कैसा है, इंस्टेंस। तो फिर क्यों ट्रेस करना, सीधा ही क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, नो डाउट एट ऑल। फाइन, क्योंकि अभी तो ये ट्रेस कर भी लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इस लाइन पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़ा होता तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आप इंस्टेंस और स्टैटिक में देख लो एक्सेस किस तरीके से कर रहे हो। अगर एक्सेस करने का तरीका गलत है तो वहीं पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे एरर है क्योंकि अपन एक्स को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं क्लास के नाम पे, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक्स कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस।
तो इस लाइन पे आपके लिए एरर थ्रो करने वाला, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि यहाँ पे एरर आने वाली है, फर्दर ट्रेस करने का कोई सेंस था नहीं इस प्रोग्राम को, राइट। तो नेक्स्ट ऑब्वियसली यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर इज द करेक्ट आंसर, जो भी इसका ऑप्शन था, दिस वन इज करेक्ट, कंपाइल टाइम एरर। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन आपकी नजर जानी चाहिए एक्सेस की तरफ, लेकिन उससे भी पहले आप थोड़ा और टाइम बचाना चाहते हो तो एक काम करो, क्या पहले देख लो वेरिएबल किस तरीके के, एक्स और वाई दोनों कैसे स्टैटिक, तो मत देखो एक्सेस, क्योंकि स्टैटिक है तो कैसे भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वेरिएबल आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करो या क्लास के थ्रू करो या डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई इंस्टेंस होता तो मैं उसको जरूर देखता कि उसको आप एक्सेस कैसे कर रहे हो, क्योंकि इंस्टेंस को एक्सेस करने का एक ही तरीका क्या, रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे दोनों स्टैटिक है, देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए ट्रेस करते हैं। फिर जब ट्रेस करोगे तो आपको पता है जब भी प्रोग्राम ट्रेस करना स्टार्ट करता है सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कितने स्टैटिक वेरिएबल, दो, दोनों की आप क्या बना दो, कॉपी बना दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कितनी है 3। ओके हो गया। उसके बाद चलाना स्टार्ट करते हैं अपन मेन से। यहाँ पे आओगे तो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, कोड प्लैनेट का। कौन पॉइंट कर रहा है उसको, C1। ऑब्जेक्ट बनते ही आपको देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, कोड प्लैनेट का। आपको जाना है कोड प्लैनेट क्लास के अंदर, देखना है कि इसके पास कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं। इसका मतलब चलते फिर अपन आगे, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है कोड प्लैनेट क्लास का। कौन पॉइंट कर रहा है, C2। ऑब्जेक्ट बनते ही अगेन अपने को वही काम करना है, जाना है कोड प्लैनेट क्लास के पास, क्या इसके पास कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं। चलिए ठीक है, फिर आते हैं अपन आगे, कोड प्लैनेट डॉट एक्स, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है तो क्लास के नाम पे आप एक्सेस कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू कितना करना है, 15। पहले कितना था 5, तो अब ये 5 हट के कितना हो जाएगा 15। ओके ठीक है। नेक्स्ट टाइम आओ, कोड प्लैनेट डॉट वाई, इस वाई वेरिएबल की वैल्यू को कितना करना है 13। तो पहले 3 था, हट के कितना हो जाएगा 13। अब नीचे C1 डॉट एक्स, क्योंकि एक्स स्टैटिक है आप इसको रेफरेंस वेरिएबल पे भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाला C1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो मांग रहा है क्या, एक्स। कोई सा भी ऑब्जेक्ट मांगेगा एक्स तो यही पे आने वाला है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल एक ही कॉपी होती है। तो जब भी मांगेगा तो कितना मिलेगा इसको 15। C1 डॉट वाई, कोई सा भी ऑब्जेक्ट मांगेगा तो उसको एक ही कॉपी मिलने वाली, क्योंकि वाई भी कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। कितना आएगा 13। तो जो आंसर इसका था वो कितना था 15 एंड 13, राइट। तो अगेन मोस्ट सिंपल था, खाली यहाँ पे पूरा जो 2-3 क्वेश्चन घुमाए गए हैं इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग, तो इसी बेस पे घुमाए गए कि कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको एक्सेस करने का प्रोटोकॉल प्रॉपर पता था तो फिर किसी एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, जितने भी यहाँ पे इंस्टेंस और स्टैटिक बेस पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, राइट। देखिए इंस्टेंस और स्टैटिक में पूरा आपको कंसंट्रेशन के साथ काम करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज गलत होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए इवन अगर आप ओरेकल सर्टिफिकेशन को भी रिप्रेजेंट करोगे, एक आधा क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा इंस्टेंस और स्टैटिक पे, लेकिन ये किसी और के साथ कंबाइन होकर आपको देखने को मिल सकता है, किसी और टॉपिक के साथ, लेकिन दिखेगा जब एक क्वेश्चन आपको इंस्टेंस और स्टैटिक पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एक्चुअली, तो ये करेक्ट कर सकते थे आप। अगेन अगले वाला जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है, और इस बार कंसेप्चुअल अगेन किसके रिगार्डिंग है, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग। चलिए फर्दर की पहले अपन इसको डिस्कस करें, एक बार अपन इसको रिवीजन मोड पे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कम ही पॉइंट्स होंगे। एक बार अपन वापस अगर चले थोड़ा सा बैक पे, और जहाँ पे अपन ने बात की थी कि अभी तक जितना भी अपन ने 10 डेज की जर्नी को कवर किया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो था इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था मेन मेथड, राइट। तो चलिए एक बार जितना अपने फिगर आउट किया था, एक पॉइंट अभी अपने को फिगर आउट करना बाकी था, बाकी जितने भी पॉइंट फिगर आउट किए थे अगर एक बार अपन क्विकली यहाँ पे जानने की ट्राई करें, वापस से टैली बनाए, तो पहला सबसे पहला कब क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है अपने। चलिए कब क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो कौन सा वेरिएबल बनाओगे, इंस्टेंस। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रह रही है तो कौन सा वैल्यू बनाओगे, इसको स्टैटिक। चलिए सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं कि बात करते हैं अपन कॉपी के बेसिस पे, कितनी कॉपी क्रिएट होती है इंस्टेंस वेरिएबल की, मल्टीपल कॉपीज, हर एक ऑब्जेक्ट के पास सेपरेट कॉपी होगी। कितनी कॉपी क्रिएट होती है स्टैटिक वेरिएबल की, ओनली सिंगल कॉपी, और हर एक ऑब्जेक्ट उसी कॉपी को क्या करने वाला है, शेयर करने वाला है। तीसरा अगर मैं बात करूं क्रिएशन, कब क्रिएट होता है एक्चुअली, राइट। तो कब क्रिएट होता है एक्चुअली, जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। अगर यही बात अपन स्टैटिक वेरिएबल की करें तो जब आपका क्लास लोड होगा तो स्टैटिक वेरिएबल आपका क्रिएट होने वाला, जब क्लास अनलोड होगा तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होने वाला है, डिस्ट्रॉय। नंबर 4 अगर हम बात करें कि कैसे आप इसको क्या कर सकते हो, लेट्स से कौन से मेमोरी एरिया में ये स्टोर होता है, अगर अपन इसकी बात करें कौन से मेमोरी एरिया में स्टोर होता है इंस्टेंस वेरिएबल, हीप मेमोरी एरिया में। और स्टैटिक वेरिएबल की बात करें
तो कौन सी मेमोरी एरिया में स्टोर होता है? मेथड एरिया में, राइट। नंबर 5 अगर अपन बात करें कहां पे डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है अपने को, इंस्टेंस वेरिएबल कहां पे डिक्लेयर करना है? क्लास के अंदर, और स्टैटिक वेरिएबल को भी डायरेक्टली कहां पे डिक्लेयर करना है? क्लास के अंदर, लेकिन स्टैटिक मॉडिफायर या कीवर्ड के साथ, राइट। नंबर 6 अगर हम बात करें एक्सेस करने की, इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हो? ओनली ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हो? देयर आर 3 वेज। आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर सकते हो, आप क्लास नेम के थ्रू कर सकते हो, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे क्लास नेम के थ्रू करना चाहिए क्योंकि इससे क्या इंप्रूव होगी? रीडेबिलिटी, राइट। ओके, उसके बाद नंबर 7 अगर अपन ने बात की थी तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन ही है, दोनों ही केस में इंस्टेंस और स्टैटिक में अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे तो कौन वैल्यू देगा? जेवीएम। कौन सी वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू। नंबर 8 इंस्टेंस वेरिएबल बोलो या इसको क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल बोलो या इसको क्या बोल सकते हो? क्लास लेवल वेरिएबल। तो ये सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे कि किस तरीके से आपको आंसर देना रिगार्डिंग इंस्टेंस एंड स्टैटिक, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आते अपन अब जानने के ट्राई करते हैं क्या है ये। स्टैटिक वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, गलत है। स्टैटिक वेरिएबल क्या बोलते हैं? क्लास लेवल वेरिएबल, तो ये तो करेक्ट नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल आर आल्सो नोन एज क्लास लेवल वेरिएबल, गलत है। इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बोलते हैं अपन? ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। तीसरा, स्टैटिक वेरिएबल स्टोर्ड इनसाइड हीप एरिया, गलत है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल मेथड एरिया में स्टोर होता है। इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर्ड इनसाइड मेथड एरिया, गलत है क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल हीप एरिया में स्टोर होता है। नेक्स्ट, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग क्लास नेम, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास नेम के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के 3 तरीके होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये लास्ट के दोनों करेक्ट थे, बाकी ऊपर के जो चारों है वो क्या थे? इनकरेक्ट, राइट। तो दैट्स द सीन, ये किस तरीके से आपको देखने की रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? दिस वन। चलिए अगेन थोड़ा स्टैटिक और इंस्टेंस आपको ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट थी और कुछ ज्यादा था नहीं इसमें। जस्ट अगर अपन देखें यहाँ पे अगेन पहली बात, एक्स और वाई दोनों कैसे हैं? स्टैटिक, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि कैसे भी एक्सेस करोगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए तो फिर ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्स की एक कॉपी बनेगी, वैल्यू कितना है? 10। वाई की एक कॉपी बनेगी, वैल्यू कितना है? 20। चलिए आते हैं फिर अपन मेन से। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको? C1। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है कोड प्लैनेट क्लास का, पॉइंट कर रहा है उसको C1, लेकिन ऑब्वियसली आपको जाके देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि कोड प्लैनेट क्लास में कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, अगर होता तो उसकी कॉपी यहाँ पे बनने वाली थी। नेक्स्ट नीचे वाली लाइन पे आओगे, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको? C2। अगेन आपको जाके देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि कोड प्लैनेट क्लास में कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आओ। C1.x, इतना तो अपने को पता है कि किसी का भी x बोले, भले C1 का बोले या C2 का बोले, बात हमेशा इसी की होगी क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक। तो ऑब्वियसली C1.x इक्वल टू 100, ये हो गया 100। C1.y इक्वल टू 200, ये हो गया 200। C2.x इक्वल टू 1000, ये हो गया 1000, क्योंकि C1 बोलो C2 बोलो या कोई सा भी बोलो, बात इसी की हो रही है क्योंकि एक ही कॉपी है स्टैटिक वेरिएबल की। C2.y इक्वल टू 2000, ये हो गया आपका 2000। अब उसके बाद ये नीचे आपसे कुछ पूछ रहा है, C1.x कितना है? 1000, ओके 1000 प्लस C1.y कितना है? 2000 प्लस C2.x कितना है? 1000, ओके प्लस C2.y होगा ये, तो C2.y कितना है? 2000। कितना हो गया ये? 4 into 6000। तो इसका जो आंसर था वो कितना था? 6000 आपको लिखने की रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो अगेन यहाँ पे कुछ देखना था नहीं आपको, स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग देखना था आपको कि स्टैटिक वेरिएबल की सिंगल कॉपी बनती है तो कोई भी चेंज कर रहा है यहाँ से, ये 4 लाइन के थ्रू चेंज हो रहे थे, हमेशा इन्हीं दो में होने वाले क्योंकि एक ही कॉपी बनेगी, कुछ भी चेंज करो यहीं पे चेंज होने वाला है, राइट। 6000 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके चलिए फिर चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले यहाँ पे, ओके चलिए अगेन देखिए यहाँ पे जैसे ही इस क्वेश्चन की तरफ नजर जाएगी, इस क्वेश्चन की तरफ नजर जाती है अपने को पता चलेगा दो वेरिएबल है, कौन सा? एक तो इंस्टेंस है x और दूसरा कौन सा है? स्टैटिक। तो फिर आपको नजर जानी है कि इस x को कहां पे एक्सेस कर रहे हैं, एक बार देख के आते हैं अपन। x को एक तो एक्सेस कर रहा है यहाँ पे, इसके थ्रू कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, चलिए कोई दिक्कत है नहीं। एक कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसके थ्रू कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, कोई दिक्कत है नहीं। एक कर रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, एक कर रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, इसका मतलब एरर तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। चलिए जब एरर नहीं है तो फिर ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको ट्रेस करोगे सबसे पहले अपन देखेंगे कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या? यस, y बना देते अपन कॉपी एक, और इसकी वैल्यू कितनी है? 20। उसके बाद चलाना स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है कोड प्लैनेट क्लास का, कौन पॉइंट कर रहा है? C1। नाउ जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा अपने को देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना,
कोड प्लैनेट क्लास का, चलते कोड प्लैनेट क्लास के पास, और यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्या कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस, कौन सा, x। तो इस x इंस्टेंस वेरिएबल की एक कॉपी बनने वाली है, वैल्यू कितनी इसकी 10। ओके, उसके बाद ऑब्वियसली ये वापस आते हैं अपन यहाँ पे, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है कोड प्लैनेट क्लास का, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, C2। ओके, ऑब्जेक्ट बनते अगेन जाना है, किसका ऑब्जेक्ट बना है, कोड प्लैनेट क्लास का, मतलब इसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ है, एक x नाम का, तो उसकी कॉपी बना देते हैं अपन यहाँ पे, x = 10। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लाइन, C1 डॉट x, C1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके x की वैल्यू कितनी करनी है, 100। तो C1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके x की वैल्यू पहले जो कि 10 थी, अब वो हट के कितनी हो जाएगी, 100। नाउ C1 डॉट y, देखो y किसी का भी बोला यही होगा क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है। C1 डॉट y की वैल्यू कितनी करनी है, 200। तो पहले जो 20 थी वो हट के अब कितनी हो जाएगी, 200। नाउ C2 डॉट x, C2 डॉट x मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी वैल्यू कितनी करनी है, 1000। तो पहले जो 10 था वो हट के हो जाएगा 1000। C2 डॉट y, किसी का भी y मतलब इसी की बात हो रही है, कितना करना है इसको, 2000। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जो पूछ रहा है C1 डॉट x, C1 का x कितना है, 100 प्लस C1 डॉट y, C1 का y कितना है, किसी का भी y ये कितना है, 2000। ओके, प्लस C2 डॉट x, C2 का x कितना है, 1000। ओके, प्लस ये आई थिंक है C2 डॉट y है, तो C2 डॉट y किसी का भी y कितना है, 2000। तो जब यहाँ पे करोगे 2000 प्लस 2000 कितना हो गया, 4000, 5000 एंड ये हो गया आपका 5100। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे सेम वही करने की रिक्वायरमेंट थी कि x की तो दो कॉपी बनी है, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी, क्योंकि x कौन सा वेरिएबल था, इंस्टेंस, और y की एक ही कॉपी बनी है क्योंकि y कौन सा वेरिएबल था, स्टैटिक। तो पूरा गेम इसी भी था, इसको अपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था जब मैंने स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा था, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेंड करने में। तो पिछले वाले का 6000 था और इस वाले का आंसर कितना है, 5100, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ रहा है ये, और ये आपसे बोल रहा है कि विच लाइन इंसर्टेड एट लाइन नंबर 8, ये जो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीनशॉट गलत है इसका, लाइन नंबर 8 मतलब यही होगा, ये लिखा हुआ इंसर्ट कोड हियर। तो विच लाइन इंसर्टेड एट लाइन 8 विल कंपाइल द कोड सक्सेसफुली, मतलब कौन सी लाइन अपन यहाँ पे डाले तो उससे कंपाइलेशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कंपाइलेशन सक्सेसफुल होने का क्या बनता है। पहला ये बोल रहा ऑप्शन अपने को ये देना है, स्टैटिक वॉइड CSD इन टेक्स्ट। देखिए अगर ये आपने यहाँ पे लिख दी तो क्या कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगा, देखिए इसके लिए तो हो जाएगा क्योंकि ये मेथड कितना आर्ग्यूमेंट ले रही है, 1, और यहाँ पे कितना पास करवा रहे हो, 1। लेकिन ये एरर देगा क्योंकि ये कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 2, और ये मेथड, सॉरी ये कितना आर्ग्यूमेंट पास करवा रहा है, 2, और ये मेथड 1 ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो ये अगर यहाँ पे लिखोगे तो ये इस वाले का काम नहीं करेगा, और इस वाली लाइन की वजह से क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। तो ये वाला तो नहीं लिख सकते यहाँ पे। चलिए ये वाला नहीं लिख सकते तो दूसरी को देखते हैं, ये दूसरे वाले को लिखने को देखते हैं, इसको देखते हैं। इसको अगर अपन ने यहाँ पे लिखा तो क्या होगा, पहले वाले का काम हो जाएगा। देखो पहले वाला जब कॉल कर रहा तो ये 1 किसको मिलेगा, x को, और y को कुछ भी नहीं मिलेगा। y कैसा है, वेरार, वेरार को कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तो इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरे को देखते हैं, ये 1 किसको मिल जाएगा, x को, और ये 2 किसको मिल जाएगा, y को, क्योंकि वेरार इन तरीके के कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है। तो क्या इसको कोई प्रॉब्लम है, नहीं। तो जब इसको भी प्रॉब्लम नहीं, इसको भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर ये वाली मेथड यहाँ पे डाली जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो विच इज द करेक्ट आंसर, दिस वन, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, मार्क ओनली 1, तो इसका मतलब अपने को मिल गया। ये क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे तो रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वेरार और नॉर्मल आर्गुमेंट को अपन मिक्स कर सकते हैं, यस, लेकिन वेरार कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट में, तो ये तो खुद ही एरर दे देगा लिखते ही। तो ये तो एरर बचाएगा नहीं, उल्टा ये तो एरर लेके आने वाला है। ये इसलिए नहीं लिख सकते लास्ट वाला, क्योंकि तो पहले वाला कॉल करेगा तो x को कितना मिल जाएगा, 1, लेकिन y को कुछ नहीं मिलेगा, और y कैसा आर्ग्यूमेंट है, नॉर्मल, इसको कुछ नहीं मिला तो क्या इसका काम चलेगा, नहीं। तो ये वाला एरर देगा अगर इस लास्ट वाले को लिख दिया तो एक ही मेथड यहाँ पे बनती है जो अपने को बचा सकती है एरर से, और वो है मेथड नंबर 2। तो विच इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पहले वाले का भी काम कर लेगा और दूसरे वाले का भी काम कर लेगा। बाकी कोई भी ऐसी मेथड है नहीं जो पहले और दूसरे दोनों को क्या कर पाए, काम कर पाए। तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा वेरार्ग से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो वेरार्ग ऑलरेडी अपन ने पढ़ रखा था, वहां पे अपन ने सारे कॉम्बिनेशन की क्या वेरार्ग और नॉर्मल को अपन मिक्स कर सकते या नहीं डिस्कस किया था, तो बहुत इजीली आई थिंक ये भी हो गया होगा आपसे।
चलिए ये मल्टीपल, ये ओनली एक ही करेक्ट था, तो चलिए ये तो बहुत इजीली आप कर सकते, बता सकते कौन सा करेक्ट है। चलिए ऑप्शन बाय ऑप्शन अपन चलते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये मेन मेथड के रिगार्डिंग है। पहला ये बोल रहा है इफ यू रिमूव पब्लिक फ्रॉम मेन मेथड सिंटैक्स, अगर मेन मेथड के सिंटैक्स से पब्लिक हटा दोगे। चलिए उससे पहले कि अपन इसके पास जाए, अगर अपन एक बार थोड़ा मेन मेथड के पास वापस आए, एक बार अगर अपन देखने की ट्राई करें कि क्या मेन मेथड का सिंटैक्स था, क्या सिंटैक्स था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, राइट, इस तरीके से कुछ सिंटैक्स था यहाँ पे। चलिए पहले टोटल कितने चेंजेस कर सकते हैं, 5। चलिए एक बार अगर उसको फिगर आउट करने की ट्राई करें, पहला चेंज क्या था, ये जो पब्लिक और स्टैटिक है इनको अपन उल्टा कर सकते हैं, मतलब पहले स्टैटिक बाद में पब्लिक, क्योंकि मॉडिफायर जस्ट क्या देने का काम आते हैं, इंडिकेशन, तो इनके ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। पहला चेंज तो ये कर सकते थे आप। दूसरा क्या, क्योंकि ये एरे है इसको किसी भी वैलिड कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, मतलब ये इसके साथ या इसके साथ या इसके पीछे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तीसरा ये क्या है, वेरिएबल, तो कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चौथा, क्योंकि एरे मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट होता है, एक और चीज ऐसा बोलती है कौन, वेरार, तो इस एरे की जगह आप क्या लगा सकते हो, वेराग लगा सकते हो। और पांचवा, ये 2 मॉडिफायर तो आपको दिख रहे हैं, पर टोटल जावा में होते हैं 12 मॉडिफायर, उसमें से 3 और नाम जो अपन ने लिखा था, खाली जस्ट नाम लिखा था, समझा नहीं था, फाइनल, सिंक्रोनाइज एंड स्ट्रिक्ट एपिक, इन तीनों को भी एज पर द रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ कर सकते हैं अपन। ये 5 चेंज के अलावा कोई भी छठा चेंज करोगे तो जेवीएम आपको क्या देने वाला है, एक्सेप्शन। उसके बाद अपन ने ये भी बात की थी कि ये पब्लिक अपन क्यों नहीं हटा सकते, ये रखना क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि अपन आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे तो वहां पे ये फील आएगा अपने को कि अगर कोई चीज पब्लिक होती है तो उसको अपन कहीं से भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अगर जेवीएम को, मेन मेथड को कहीं से भी कॉल करना है तो मेन मेथड कैसी होनी चाहिए, पब्लिक। इसीलिए जेवीएम हमेशा देखता है कि जो मेरी मेन मेथड है वो कंपलसरी कैसी होनी चाहिए, पब्लिक, ताकि मैं इसको कहीं से भी क्या करवा सकता हूँ, बिना रिस्ट्रिक्शन के कॉल करवा सकता हूँ। तो अगर ये पब्लिक नहीं होगी तो जेवीएम को लगेगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन आ सकता है कॉल करने के टाइम पे, इसीलिए वो पहले ही क्या दे देगा, एक्सेप्शन, कि मेरी मेन मेथड को प्रॉपर लिखिए तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा। दूसरा, स्टैटिक, स्टैटिक क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक हटाते ही मेन मेथड कैसी बनेगी, इंस्टेंस, और अगर कोई मेथड इंस्टेंस है तो उसको कॉल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कहां से लाओगे, ऑब्जेक्ट बना के। तो इसका मतलब अगर ये इंस्टेंस होती तो जेवीएम को इसको कॉल करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको क्या कर सकता है, कॉल। लेकिन अगर ये स्टैटिक है तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकता है, इसीलिए क्योंकि जेवीएम को इसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करनी है, इसका क्या होना जरूरी है, स्टैटिक। तो पब्लिक नहीं हटा सकते, स्टैटिक नहीं हटा सकते, राइट। इसका भी रीजन अपन ने फिगर आउट किया था, क्या रीजन था इसका, हमेशा रिटर्न टाइप वॉइड ही क्यों होता है, क्योंकि अपन ने बात की थी कि अगर मेथड कुछ भी रिटर्न करता है तो वो किसको रिटर्न करता है, जो उसको कॉल करेगा उसको। मेन मेथड को कौन कॉल करता है, जेवीएम। तो अगर ये मेथड कुछ भी रिटर्न करेगा तो किसके पास जाएगा, जेवीएम के पास, और जेवीएम को कोई चीज देने का कोई सेंस है नहीं, तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा। तो एक एक पॉइंट अपन ने फिगर आउट किया था, इसके बेसिस पे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है तो इसका आंसर देना कितना इजी आपके लिए। If we remove public from main method syntax, then compiler will give error. No, कंपाइलर के लिए मेन मेथड स्पेशल है नहीं, तो पब्लिक हटाओगे तो कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये तो गलत है। If we remove public from main method syntax, then JVM will give error. Absolutely fine, क्योंकि JVM को मेन मेथड हमेशा क्या चाहिए, पब्लिक। क्यों चाहिए वो रीजन आपको पता है, तो अगर वो पब्लिक हटाने के ट्राई करोगे JVM आपको क्या देगा, एक्सेप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर पढ़ लो, वैसे एक ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया अपने को, लेकिन यहाँ पे देखो, वी कैन रिमूव स्टैटिक फ्रॉम मेन मेथड, देन नो एरर बाय कंपाइलर एंड जेवीएम। नो, अगर आप स्टैटिक रिमूव करोगे कंपाइलर तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन जेवीएम आपको क्या देगा, एक्सेप्शन, तो ये गलत है। वी कैन रिमूव पब्लिक फ्रॉम मेन मेथड एंड देन नो एरर बाय जेवीएम एंड कंपाइलर। नो, इस केस में भी जेवीएम क्या देगा, आपको एरर देगा। तो फिर ओनली सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल्दो एक ही ऑप्शन करेक्ट था वैसे भी, तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, बाकी 3 की 3 इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका थोड़ा टाइम इन्वेस्ट हुआ सोचने पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने सोची होगी कि स्ट्रिंग तो अपन ने पढ़ा ही नहीं आप तक, राइट। तो फिर स्ट्रिंग के बेसिस पे ये क्वेश्चन कैसे दे दिया, और फिर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब system.out.println आपने लिखा है तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो कोई अपन ने 10 डेज के सेशन में ना तो स्ट्रिंग की बात की है और ना इसकी बात की है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट कि 10 डेज के सेशन में ना तो अपने स्ट्रिंग की बात हुई है ना इसकी बात हुई है, तो एक बात जरूर हुई है, और वो ये कि ऑब्वियसली आप नॉर्मल, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वेराग, ये कौन सा है, नॉर्मल। क्या आप वेराग और नॉर्मल को मिक्स कर सकते हो, यस, लेकिन उस केस में वेराग कहां पे होना चाहिए, सबसे लास्ट में। क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं, तो क्या आने वाली है,
जस्ट फॉर द कंफ्यूजन से ये क्वेश्चन था, ताकि थोड़ा सा आप सोचे स्ट्रिंग के रिगार्डिंग, थोड़ा सा आप सोचे इसके रिगार्डिंग कि मैं कैसे ट्रेस करूंगा या क्या होगा, लेकिन सोचना था ही नहीं एक्चुअली आपको, क्योंकि आंसर आपको यही से मिल जाता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन देखते ही ट्रेस करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेस करना सोचते तो फिर आपके दिमाग में ऑब्वियसली आता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, तो मेरे से ट्रेस होगा ही नहीं। एक बार किसी क्वेश्चन को देख के अगर आपके दिमाग में ये आ जाता है कि मेरे से नहीं होगा, तो उसके चांसेस वैसे भी कम हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन उस क्वेश्चन का करेक्ट होने का चांस नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको इतना सोचना चाहिए ताकि क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द कंटेक्स्ट तो है नहीं, जितना अपन ने पढ़ा उसी में से आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आते और यहाँ पे आते तो आपको वैसे ही मिल जाता है क्या आने वाली है, एरर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ये था, कंपाइल टाइम एरर। ऑब्वियसली कंपाइल एरर देगा, क्योंकि वैराग और नॉर्मल को मिक्स कर रहे हो, वैराग आपने क्या लिख रखा है, पहले लिख रखा है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन थोड़ा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ऊपर भी देख चुके हैं, थोड़ा सा बस खाली फर्क ये था, वहां पे ये पूछ रहा था कि वैलिड डिक्लेरेशन कौन से हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच आर नॉट वैलिड डिक्लेरेशन, कौन से वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसलिए था कि जब भी क्वेश्चन के पास जाओ तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आप ये देखोगे आपको पता चलेगा आइडेंटिफायर के रूल्स ये, और आप सीधा यहाँ पे क्लिक करने लग जाओगे। एक बार पढ़ लीजिए कि वेदर वो वैलिड बोल रहा है, नॉट वैलिड बोल रहा है, दैट्स द ओनली इंटेंशन ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने के पीछे। तो फिर क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा ऑरेकल सर्टिफिकेशन के अराउंड मैंने घुमाया है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां पे ये इस तरीके से चीजें होगी कि आप अगर पूरे कंसंट्रेशन फोकस के साथ करोगे तभी आप जा पाओगे, अगर आप ओवर एक्साइटेड होकर क्वेश्चन करोगे तो फिर वो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। इवन आपको नॉलेज होगा फिर भी आप गलत करोगे उस चीज को। तो यहाँ पे नॉट वैलिड डिक्लेरेशन अपने को ढूंढने की रिक्वायरमेंट थी, तो ये देखते हैं अपन यहाँ पे। देखिए अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 6 रूल थे उसमें अपन ने एक ही चीज की बात की थी, उससे स्टार्ट नहीं हो सकता, वो है डिजिट। तो ऑब्वियसली दिस इज फाइन, ये करेक्ट है, लेकिन इसने बोला नॉट वैलिड, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नीचे वाला नॉट वैलिड है क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला भी नॉट वैलिड है क्योंकि हैश सिंबल आ नहीं सकता। ये वाला भी नॉट वैलिड है क्योंकि परसेंटेज सिंबल आ नहीं सकता। ये वाला भी नॉट वैलिड है क्योंकि स्टार सिंबल आ नहीं सकता। और ये वाला वैलिड है इसलिए क्लिक होगा नहीं। तो फिर ये 4 ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बाकी का फर्स्ट और लास्ट वन क्या था, इनकरेक्ट। राइट, तो यहाँ पे अगेन थोड़ा बस क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हुए तो बात अलग है, बाकी तो ये आराम से कर लिया होगा। अब चलिए यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन ऐसा अपन ने ऊपर भी देखा था, एक सेम क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों में फर्क इतना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बोला था कौन सी लाइन नंबर 3 पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, कंपाइल। अब ये बोल रहा है कौन सी लाइन नंबर 3 पे डालोगे तो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, रन। तो चलिए अब देखते हैं कि रन हो जाएगा। अब रन कौन करेगा, जेवीएम। और कौन सा मेथड आ गया यहाँ पे ऑप्शन में, मेन मेथड। तो फिर आपको पता है क्या चेंजेस अपन कर सकते हैं और क्या चेंजेस अपन नहीं कर सकते, क्योंकि जेवीएम के लिए मेन मेथड क्या है, स्पेशल। तो फिर पकड़ने की ट्राई करते क्वेश्चन को यहाँ से। सबसे पहला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बिल्कुल जो ट्रेडिशनल सिंटैक्स होता है वो यहाँ पे लिखा गया, राइट। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल सिंटैक्स है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे देखो स्टैटिक पब्लिक क्या किया इसने, मॉडिफायर को इंटरचेंज करने की ट्राई की। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। तो स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, यहाँ पे क्या करने की ट्राई किसने, वेरार। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो फिर दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे अगर आप तीसरे ऑप्शन की तरफ देखोगे तो फिर एक मॉडिफायर इसने हटाने की ट्राई की, वो कौन सा है, स्टैटिक। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, नहीं। जेवीएम ऑब्वियसली क्या देने वाला है, एक्सेप्शन। तो ये गलत है एक्चुअली, ये सही है नहीं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक और मॉडिफायर जो आपने मिस करने की ट्राई किया वो कौन सा है, पब्लिक। तो क्या ऐसा अपन कर सकते हैं, नहीं। तो ऑब्वियसली ये भी गलत है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे देखिए स्टैटिक पब्लिक मॉडिफायर का ऑर्डर इसने इंटरचेंज किया है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल लगाया है, ऑब्वियसली 3 मॉडिफायर और लगा सकता है, फाइनल, सिंक्रोनाइज एंड स्टैटिक। तो फाइनल लगाया, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद रिटर्न टाइप ठीक है, मेथड का नाम ठीक है। यहाँ पे एरे की जगह क्या लगाया इसने, वेरार, ऐसा भी कर ही सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि जितने चेंजेस अपन ने बोले थे उससे उन्हीं में से चेंजेस हो रहे, कोई अलग से चेंज अपने को नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं स्टैटिक पब्लिक फाइनल सिंक्रोनाइज। पहली बात स्टैटिक पब्लिक ऑर्डर क्या किया, यहाँ पे इंटरचेंज किया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं। फाइनल और सिंक्रोनाइज लगाया है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनल सिंक्रोनाइज स्टेप पे तीनों लगा सकते हैं, तो ये भी सही है। वॉइड ठीक है, मेन ठीक है। यहाँ पे एरे की जगह क्या यूज किया है, वेरार, ये भी सही है, कोई इशू नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट अगर आप देखोगे स्टैटिक
फाइनल। देखिए 5 मॉडिफायर इसने लिखे हैं, ये पांचों आ सकते हैं क्योंकि स्टैटिक और पब्लिक तो है ही सही, और फाइनल सिंक्रोनाइज्ड स्टेट एक्टिव भी हो सकते हैं, और ये पांचों मॉडिफायर है तो इनका ऑर्डर क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता। तो भले कहीं भी पब्लिक लिखे, कहीं भी स्टैटिक लिखे, कहीं भी फाइनल लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो चलिए ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद रिटर्न टाइप सही है, मेथड का नाम सही, और यहाँ पे क्या लिखने की ट्राई की है, वेरार, दैट इज आल्सो फाइन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड एंड नीचे के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बीच के जो ये दो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट थे। तो ये आपको फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बस खाली क्वेश्चन दोनों यही फर्क था कि कंपाइल अगर अगेन मेरे को यहाँ पे बोला होता कि कंपाइल किस में होगा, तो पूरे 6 के 6 ऑप्शन जो भी ऑप्शन है सारे करेक्ट, क्योंकि सब में क्या हो जाएगा, कंपाइल। लेकिन ये दो रन नहीं करने वाला, क्योंकि पहले वाले से आपने स्टैटिक हटा रखा है, दूसरे वाले से आपने पब्लिक हटा रखा है, जो कि परमिटेड है नहीं एक्चुअली। तो फिर दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नीचे की तरफ। तो आई थिंक ये था। चलिए, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई बड़ा टास्क था नहीं, और इवन ये 15 क्वेश्चन थे। टाइम मुझे लगता है आपके पास 1 आवर का होगा, राइट, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि 1 आवर तो इवन मैंने आपको पूरा एक पॉइंट समझाया है, तब भी कंज्यूम नहीं हुआ अपना अभी तक, राइट। तो आप अगर करते खुद से, खाली खुद को समझाना था, तो मुझे लगता है कि हाफ एन आवर मोर देन सफिशिएंट था इसके लिए, जहाँ पे कोई भी चांस था नहीं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत करो। यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व हियर, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये पैटर्न अपन रेगुलरली फॉलो करने वाला है एक्चुअली, क्योंकि जो मंडे ऑनवर्ड्स आपकी जर्नी चलेगी उसमें ये हमेशा होगा कि मंडे टू फ्राइडे अपने सेशन चलेंगे, और सैटरडे को या तो आपका असेसमेंट होगा या आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, राइट। ताकि कैसे रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू रूम में, किस तरीके से अपना वो टॉप मोस्ट इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हो, एंड इवन असेसमेंट में कैसे सोचने की रिक्वायरमेंट है, सो दैट अगर आप सर्टिफिकेशन का सोच रहे हो तो वो सारे चेकअप कर, सारे चेक मार्क्स आप क्लिक कर सको एक्चुअली, कोई भी वो वीक पॉइंट रहे नहीं। तो उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो इस असेसमेंट के पास अपन आ रहे हैं, राइट, तो इसको बेस्ट तरीका क्या है। मान लो सपोज आपने असेसमेंट अटेंड किया, उसके बाद आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट जब भी आप इस असेसमेंट के पास वापस रिवीजन के फॉर्मेट में आ रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से रिवीजन करिए कि सारा कंसेप्ट भी आपके बनते जाए। जैसे यहाँ पे आए, आपको पता चला कि स्टैटिक और इंस्टेंस का रोल है, तो एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करने की ट्राई करिए कि इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में कितनी रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो छोड़िए एक बार, ताकि आपका पूरा वापस से रिवीजन हो जाएगा किसका, इंस्टेंस और स्टैटिक का, और फिर वो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस आप फील करोगे कि हाँ ये प्रॉपर मेरे को पता है, कुछ दिक्कत है नहीं। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ जो कि आप पहले दिन से फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। जब भी कोई टॉपिक या कोई पूरा चैप्टर खत्म हो, आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, आप उस टॉपिक या उस चैप्टर से क्वेश्चन फॉर्मेट करो, आप क्वेश्चन बनाइए उस टॉपिक से। लेट्स सपोज कि इंस्टेंस और स्टैटिक खत्म हुआ, तो आप जितने क्वेश्चन आपको लगते हैं कि यहाँ से बन सकते हैं, सपोज पहला क्वेश्चन इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है, दूसरा क्वेश्चन आप बनाओ कि कुछ भी नॉर्मल अंदर वाला क्वेश्चन भी बना दो, इंस्टेंस को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, विच इज द बेस्ट वे, इस तरीके से, राइट। अब आप क्या करो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी आप रिविजन करने को देखते हो, या फिर कुछ भी आप बड़ा एग्जाम या इंटरव्यू अटेंड करने को देखते हो, तो एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये कि उससे जस्ट पहले, जब मान लो इंटरव्यू में 1 आवर का टाइम बचा या एग्जाम में 1 आवर का टाइम बचा है, तो उससे जस्ट पहले एक फीलिंग आती है, और वो ये कि मेरे को कुछ नहीं आता, राइट। ये फीलिंग निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली अगर दिमाग में एक बार भी ये फीलिंग क्रिएट होती है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो जस्ट ये छोटी सी फीलिंग है नहीं एक्चुअली, इससे आपको फियर बढ़ेगा, आपको वो एक्चुअल में वो जो हेजिटेशन होता है इंटरव्यू में बोलने के लिए, वो होने वाला है, इससे 10 प्रॉब्लम आपके सामने निकल के आने वाली है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो वो एक ही तरीका है, वो है कि आपको अंदर से खुद को ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा एक्चुअली, कि वो प्रिपरेशन लेवल आपकी उस लेवल की है कि आपको हर एक पॉइंट का आंसर पता है, या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हो, राइट। तो वो ट्रस्ट आप खुद को कैसे दिलाओगे, दैट इज द बेस्ट वे। जब भी आप वापस रिवीजन करने को देखिए किसी चैप्टर या किसी टॉपिक को ना, आप ऐसे खुल के मत देखिए कि अपने नोट्स घुमा रहे हो, आपकी पहला पेज इंस्टेंस है, दूसरा पेज स्टैटिक, ऐसे मत देखिए, उससे वो कभी भी कॉन्फिडेंस बनने नहीं वाला। आप जब भी दूसरी बार रिवीजन या तीसरी बार रिवीजन करने आ रहे हो किसी टॉपिक का ना, आपने जो इस टॉपिक के बाद क्वेश्चन बना रखे ना, वो क्वेश्चन पूछिए आप खुद से, राइट, और खुद से उसका आंसर देने की ट्राई करिए। अगर मान लो पहले टॉपिक पे आपने 20 क्वेश्चन बना रखे, अगर आप पहले से 20th क्वेश्चन तक पहुंच गए खुद को आंसर देते देते, राइट, तो बिलीव मी आप एक टॉप लेवल का कॉन्फिडेंस फील करोगे, आपको पता है कि इस चैप्टर से मेरे को सब कुछ आता है, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए। एंड इनफैक्ट अगर मान लो बीच में किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो खुद को, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जब मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना अच्छा आंसर दिया है, तो आपको ओनली जो नोट्स खोल के देखने की रिक्वायरमेंट है, वो कौन सा देखने की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन 3 के रिगार्ड,
राइट। तो आपका टाइम बचेगा रिवीजन के टाइम पे, प्लस वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा आपका रिवीजन के टाइम पे। और सेम स्ट्रेटेजी अपन फॉलो करने वाले, इसलिए आपको ये फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन देने वाला हूं जो टॉपिक से आ सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपको उन सारे क्वेश्चन के आंसर फिगर आउट करने हैं। ऑब्वियसली सब अपने कर रखे होंगे, लेकिन आपको फ्रेम करना है कि आपको किस तरीके से आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद सेम उस हर एक क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी जगह होता तो किस तरीके से आंसर करता, एंड देन फील द डिफरेंस कि क्वेश्चन आंसर देने के पैटर्न से कितना इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सेम चीज अपने को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगेन जैसे मान लो इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में आप डिफरेंस दे रहे हो, आपने जाके 8 पॉइंट बोले हैं मान लो सपोज, लेकिन सामने वाले ने वो 8 पॉइंट सुने हैं या नहीं उससे फर्क पड़ता है। आपने बोले हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लो आपने बोले 8 लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था आपकी तरफ, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पॉइंट बोले। तो ये आपका काम है। लेकिन दो चीजें हैं, आप अच्छे से आंसर नहीं दोगे या सामने वाला आपको अच्छे से नहीं सुनेगा, दोनों केस में लॉस आपका है, राइट। रिजल्ट तो दोनों केस में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली आपको आपका काम करना है, नहीं, आपको आपका काम नहीं करना, आपको सामने वाले का काम भी करना। मतलब आपको ये तो करना ही है कि आप ऑब्वियसली अपना काम करें, मतलब आंसर दे। दूसरा ये भी करना है कि सामने वाले को आपको क्या रखना है, इन्वॉल्व रखना है। तो जैसे आप 8 पॉइंट बोल रहे हो, अब पहला पॉइंट आप कौन सा बोलते हो वो फर्क पड़ेगा। तो पहला पॉइंट अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला तो सामने वाला जरूर सुनेगा आपकी बाकी बात। लेकिन पहला पॉइंट अगर आपने वही उसी कचरे से स्टार्ट किया तो फिर दिक्कत होने वाली, क्योंकि फिर उसका ध्यान आपकी तरफ जाने नहीं वाला। तो इतना बोर वो ही हो गया होगा इतने सारे इंटरव्यू लेके कि फिर इतना ध्यान से सुनने का टाइम उसके पास भी नहीं होगा। तो दिक्कत यहाँ पे है। तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है कि कैसे आपको इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए, आज का जो अपना इंटेंशन था वो आई थिंक क्वेश्चन पेपर था। अभी जो अपने को डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है वो अपन को क्या डिस्कशन करना है, कमांड एंड आर्ग्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, ताकि मेन मेथड को अपन क्लोज कर सके। क्या होता है कमांड एंड आर्ग्यूमेंट, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके बाद फिर अपन डीप डाइव करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट की तरफ, जहाँ पे अपन एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे कि क्या कुछ चीजें होती है और कितने इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आज अपने पास इतना टाइम है और आज अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर कल से अपन कमांड एंड आर्ग्यूमेंट के साथ मिलते हैं। कल अगेन ओपन सेशन ही रहने वाला है, सो एवरीबॉडी इज अलाउड, वेदर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। हर एक कोई सेशन ले सकता है कल का भी, क्योंकि आई थिंक फ्राइडे के इंटरव्यूज पेंडिंग है, तो उसका रिजल्ट आते आते सैटरडे संडे तक होगा, तो तब तक के लिए अलाउ को आपको। लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स में पैटर्न इस तरीके से चलेगा, जहाँ पे अपन क्लोज सेशन में डील करेंगे। वो मंडे टू फ्राइडे डेली आपके सेशन चलेंगे और हर एक सैटरडे को आपके या तो मॉक इंटरव्यूज होंगे या असेसमेंट होंगे। तो ये पैटर्न अपन मोस्टली फॉलो करने वाले मंडे ऑनवर्ड्स। तो फिलहाल आज के सेशन को अपन यहाँ पे रोकते हैं, कंटिन्यू करेंगे अपन कल के सेशन में कमांड एंड आर्ग्यूमेंट के साथ। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।